वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्रिया के केमिकल रिएक्शन के गुणधर्मों पर यानी प्रॉपर्टीज पर। गुणधर्म को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसकी खासियत होती हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्मों की, प्रॉपर्टीज की, तो कुल मिलाकर के हम 4 खास गुणों पर हम बात करेंगे। पहला गुण होता है रासायनिक अभिक्रिया का कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अक्सर कोई ना कोई गैस जरूर उत्सर्जित होती है, कोई ना कोई गैस जरूर निकलती है। ठीक है, ये एक खास विशेषता है। अक्सर जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कोई ना कोई गैस जरूर निकलती है। हम 2 उदाहरण लेकर के बात करेंगे। जैसे पहला उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि हम जो बाइक चलाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह जो व्हीकल्स चलाते हैं, उसमें हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और घरों में केरोसिन भी इस्तेमाल आता है। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, दीपक जलाने में, खाना बनाने में। पहले तो खाना बनाने में केरोसिन ही काम आया करता था, गैस वगैरह तो अब आने लगे हैं। ठीक है, तो ईंधन जो भी हैं, चाहे से वो पेट्रोल हो चाहे से वो केरोसिन हो, इस पेट्रोल और केरोसिन के अंदर जो मेन जो तत्व होता है वो होता है कार्बन। ये कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, तो जब पेट्रोल और केरोसिन में मौजूद जो कार्बन होता है, कार्बन को हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो जब पेट्रोल और केरोसिन में मौजूद जो कार्बन होता है उसको हम वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं या
इंजन जब स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करता है, जो हमारी गाड़ी का इंजन होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन यानी पेट्रोल और ऑक्सीजन दोनों जलती हैं, ठीक है। और उनके जलने से क्या होता है, कार्बन के और ऑक्सीजन के जलने से क्या बनता है, एक गैस बनती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने फार्मूले में लिखा है CO2, कार्बन, ये कार्बन का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, और ये 2 बता रहा है, डाई, डाई का मतलब 2 परमाणु हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला जो गुणधर्म है, केमिकल रिएक्शन का जो पहली प्रॉपर्टी है, वो तो ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अक्सर रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई ना कोई गैस जरूर उत्सर्जित होती है। पहला उदाहरण हमने देखा कि कार्बन यानी कि पेट्रोल और केरोसिन में जो कार्बन होता है, कोई भी ईंधन हो उसमें जो कार्बन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस को ब्रैकेट में इस तरह से छोटा जी से स्मॉल जी लिख करके प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहला उदाहरण तो ये है। इसी तरह से एक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हम लेते हैं, और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, परख नली लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, परख नली ले ली। परख नली को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। कांच की बना हुआ बर्तन होता है, छोटा सा, की पेन टाइप की, ठीक है। टेस्ट ट्यूब छोटा सा पाइप होता है, कांच का बना हुआ, प्रयोगशालाओं में काम आता है, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परख नली। तो हम एक परख नली लेते हैं, और इस परख नली के अंदर एक तत्व होता है जिंक, जिसको हम Zn से प्रदर्शित करते हैं, Zn। जिंक एक धातु है, एक तत्व है, और ये जो जिंक है इसमें दानेदार जिंक, मतलब जिसके छोटे छोटे से पाउडर टाइप होता है, दानेदार जो जिंक है वो हम लेते हैं, और उस जिंक को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में जिंक डालने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक तो हमने लगा दिया कॉर्क। कॉर्क होता है ताकि ये जिसमें जो गैस बने वो एकदम से बाहर ना निकले, इसलिए एक कॉर्क लगा देते हैं, एक डाट होती है वो लगा देते हैं, और उस डाट के बीच में एक पतली कांच की ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। आपकी जो बुक में दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें खुला दिखाया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे कॉर्क लगा दिया है। कॉर्क लगा दिया है ताकि जो गैस बने वो वायुमंडल में सीधा मतलब चालान गायब ना हो जाए, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया और इसमें एक कांच की पाइप लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, इस कांच के पाइप के माध्यम से ही ये जो परख नली थी, टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर हमने जो ये दानेदार जिंक डाला था, दानेदार Zn डाला था, जिंक, जिंक का फार्मूला होता है Zn, दानेदार जिंक डाला था। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या डालते हैं हम, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी थोड़ा पतला, जिसकी कम पावर हो, कम पावर वाला सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। हालांकि आपके अभी नहीं आएगा, आगे की क्लास में आएगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, जितना याद हो जाए बेहतर होता है। पढ़ाई से हमें भागना नहीं है, सीखना है, ठीक है। तो इसमें हम डालते हैं धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जब हम इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है ये भी बताएंगे आपको। अब ये कौन सी गैस बनी, एक गैस बनती है, इतना याद रखेंगे, एक गैस बनती है। वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है हाइड्रोजन, जिसको हम H2 से प्रकट करते हैं, हाइड्रोजन।
अब सवाल उठता है कि दानेदार जिंक में जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे डालते हैं तो एक गैस बनती है और वो गैस होती है हाइड्रोजन। हमें कैसे मालूम चला कि वो हाइड्रोजन गैस है? ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है कि जब हाइड्रोजन गैस इसमें बनती है तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर जो हमने ये कॉर्क लगा करके प्रणाली के ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर, इसमें ये जो लगा रखी है कांच की पतली पाइप लगा रखा है, इसके लास्ट वाले सिरे पर हम माचिस की तीली लेकर के और उसमें आग जला देते हैं। तो जब हम इसमें फ्लेम जलाते हैं, ज्वाला जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड जो गैस होती है वो जलती नहीं है, वो उससे अगर हम माचिस की तीली ले जाते तो वो बुझ जाती। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम माचिस की जलती हुई तीली इसके ऊपर ले जाते हैं जहाँ से गैस निकल रही है, तो वो जो माचिस की तीली है वो क्या करती है, वो विस्फोट के साथ में, फटफट की आवाज के साथ में, पॉपिंग साउंड बोलते हैं इसको, पॉपिंग साउंड होती है, फटफट की आवाज के साथ में वो जलने लग जाती है। जैसे दीपक जलता है ना, दीपक की तरह जलने लग जाती है, लेकिन आवाज के साथ में, फटफट की आवाज के साथ में, पॉपिंग साउंड के साथ में, विस्फोट के साथ में। ठीक है, जब भी पॉपिंग साउंड के साथ में, विस्फोट की आवाज के साथ में या फटफट की आवाज के साथ में कोई गैस जल रही है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला जो गुणधर्म है वो हमने क्या नोट किया? पहला गुणधर्म हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अक्सर कोई ना कोई गैस निकलती है। क्लियर? दूसरा जो गुणधर्म है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अक्सर जो अभिकारक होता है उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। जो रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, जिसको कि हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके अंदर परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में अभिकारक के रंग में परिवर्तन आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए हम यदि एक सेव लें और सेव को काट दें आधा, तो हम देखते हैं कि कटे सेव का जो रंग है वो थोड़ी ही देर में भूरा भूरा मटमैला टाइप होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि हम जानते हैं सेव में एक तत्व पाया जाता है आयरन, आयरन, लोहा, आयरन को बोलते हैं लोहा, और इसको हम फेरस भी बोलते हैं, फेरस, और कैपिटल एफ और छोटी ई से प्रदर्शित करते हैं। तो सेव के अंदर एक तत्व पाया जाता है लोहा, आयरन या फेरस या एफी। ये जो तत्व होता है ये क्या करता है, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, फेरस क्या करता है, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है इसके साथ में रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके, और क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, FeO2, फेरस ऑक्साइड FeO2 बना लेता है। ठीक है, अब फेरस ऑक्साइड बना लेने के कारण ही, फेरस ऑक्साइड का कलर होता है भूरा भूरा सा, और इसी फेरस ऑक्साइड के कारण कटे हुए सेव का रंग थोड़ी देर के बाद में भूरा भूरा हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर? तो दूसरा हमारा पॉइंट ये हुआ कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अक्सर अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है, जो अभिकारक होता है, जो रिएक्टेंट होता है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। क्लियर? अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा जो महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी अभिकारकों के तापमान में, यानी रिएक्टेंट्स के तापमान में, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनके तापमान में, यानी टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ जाता है।
तीसरा गुणधर्म क्या है रासायनिक अभिक्रिया का, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी क्या होता है, अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है। अब ये टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम पानी के अंदर नौसादर डालें तो हम देखते हैं पानी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, और पानी जो होता है अगर हम हाथ लगा करके देखें तो पानी छूने पर हमें ठंडा लगने लगता है। ठीक है, अब सवाल उठता है नौसादर क्या चीज होता है। नौसादर जो है वो एक नमक जैसा दिखाई देने में, नमक जैसा दिखता है, एक नमक जैसा पदार्थ होता है, और इस नौसादर का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है रसायन की भाषा में या विज्ञान की भाषा में, इस नौसादर को हम क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो नौसादर या अमोनियम क्लोराइड को अगर हम पानी में डालें तो हम देखते हैं कि पानी का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और ये नौसादर जो है इसका उपयोग, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड जो भी है, इसका जो उपयोग है वो हम खेती के अंदर करते हैं। खेती में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, खाद, रासायनिक जो खाद होते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा गुणधर्म रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अक्सर अभिकारकों के तापमान में परिवर्तन आता है। कभी तापमान बढ़ जाता है, कभी तापमान घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर जो कि देखने में नमक जैसा दिखाई देता है, उसको अगर हम पानी में डालें तो हम देखते हैं कि पानी का तापमान कम हो जाता है, वो पानी हमें थोड़ा ठंडा महसूस होने लग जाता है। ठीक है, और नौसादर या अमोनियम क्लोराइड का उपयोग हम खेती में करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में, यानी रासायनिक खाद के रूप में। क्लियर? अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया का जो चौथा गुणधर्म है, चौथी जो प्रॉपर्टी है, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी अघुलनशील, नॉन सॉल्यूबल, पानी में जो घुलता नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी अघुलनशील अवक्षेप, अवक्षेप को बोलते हैं तलछट, तलछट। अवक्षेप या तलछट का मतलब हुआ तल के अंदर जो बैठी रह जाती है ना, कभी भी चीज को हम देखें, बाल्टी को कुछ दिन तक अगर उसमें पानी भरा रह जाए तो थोड़े दिनों बाद में हम देखते हैं कि कुछ गंदगी जो होती है वो बाल्टी के पैंदे में यानी उसके तल में अपने आप ही छट जाती है, इकट्ठी हो जाती है छट करके, तो उसको बोलते हैं हम तलछट या अवक्षेप। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रीसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रीसिपिटेट। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी अघुलनशील अवक्षेप या तलछट या प्रीसिपिटेट बनता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खारे पानी के अंदर कपड़े धोने की प्रैक्टिस करें, कपड़े धोने की कोशिश करें साबुन से, तो हम देखते हैं कि साबुन जो है वो खारे पानी में झाग नहीं बनाता, और झाग बनाने के बजाय क्या करता है, उस साबुन के ऊपर एक अविलेय सफेद रंग की एक परत जम जाती है जो कि अविलेय होती है, नॉन सोल्यूबल होती है, यानी पानी में उसमें मिक्स होता ही नहीं है। यानी साबुन अगर हम घिसे ना चाहें भी तब भी खारे पानी में साबुन घिसता ही नहीं है। क्यों नहीं घिसता? क्योंकि साबुन के ऊपर एक सफेद रंग की परत जमा हो जाती है जो कि पानी में अविलेय होती है, नॉन सोल्यूबल होती है, पानी में घुलती ही नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो चौथा गुणधर्म है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
कभी कभी अघुलनशील नॉन सोल्यूबल अवक्षेप या तलछट या प्रीसिपिटेट बनते हैं। उदाहरण के लिए हमने बता ही दिया आपको कि खारे पानी में कपड़े धोने पर साबुन झाग नहीं बनाता, बल्कि झाग की बजाय एक अविलेय सफेद पदार्थ बना लेता है, जिसके कारण साबुन जो होता है, नॉर्मल साबुन जो होता है, वो खारे पानी में काम ही नहीं करता, उससे कपड़े साफ ही नहीं होते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्मों पर, यानी केमिकल रिएक्शंस के प्रॉपर्टीज पर। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों पर। यदि हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों पर, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर, तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक के अंतर्गत हम 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन जो है मुख्यतः 9 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? देखिए सामने लिखी हुई लिस्ट है। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन या एडिशन दोनों का मतलब होता है संयोजन। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया हमारी हो गई संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन, संयोजन की जस्ट अपोजिट, उल्टी, वियोजन अभिक्रिया, या जिसको हम हिंदी में अपघटनीय अभिक्रिया भी कह देते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरी हमारी जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभिक्रिया को बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी हमारी अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पांचवी हमारी अभिक्रिया है अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ये है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, और दूसरी वाली है अपचयन। उप और अप का अंतर है, उपचयन अभिक्रिया और दूसरी है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, छठी हमारी है उपचयन अपचयन, दोनों शामिल है इसमें नाम, उपचयन डैश अपचयन, या जिसको हम अन्य शब्द में कहते हैं उपापचय अभिक्रिया। संयुक्त रूप से संधि इसको करके हम उपापचय भी कह देते हैं। यह है उपचयन और अपचयन, इन दोनों प्रक्रिया, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स के नाम से हम ज्यादा जानते हैं इस अभिक्रिया को। हिंदी में बोलते हैं उपचयन अपचयन या उपापचय अभिक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सातवीं हमारी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का क्षेपण करने वाली अभिक्रिया, ऊष्मा निकालने वाली अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, जिसमें ऊष्मा निकलती हो। ठीक है, इसी तरह से आठवीं हमारी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी की अपोजिट है ये भी। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एंडोथर्मिक। ये ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और ऊष्माशोषी यानी जो ऊष्मा का शोषण करे उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और नौवीं और अंतिम हमारी जो अभिक्रिया है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर के रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम ये 9 प्रकार की अभिक्रियाएं मुख्यतः पढ़ते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को लेंगे और उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया पर, यानी कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन पर। अब सवाल उठता है कि संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन या एडिशन जो रिएक्शन है, उसका मतलब है वह अभिक्रिया, वो रिएक्शन जिसमें 2 या उससे अधिक अभिकारक रिएक्टेंट्स मिलकर के एकल यानी सिंगल उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया, देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें 2 चीजें होती हैं, 2 मुख्य घटक होते हैं, 2 मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और दूसरे होते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट, यानी अभिक्रिया के बाद बने हुए पदार्थ। ठीक है, तो वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो हैं उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, जो यौगिक बन रहा है, कोई भी कंपाउंड बन रहा है, तो उसकी संख्या 1 होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। यानी अभिकारकों की संख्या 2 हो और प्रोडक्ट जो बना है, उत्पाद जो बना उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वो सिंगल हो। ये होती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स मिलकर के एकल यानी सिंगल उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, या यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड या यौगिक का मतलब आप जानते ही हैं, यानी ऐसे किसी पदार्थ का ऐसा अणु जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु मौजूद हो और उनका अनुपात फिक्स हो, उसको हम कहते हैं यौगिक। पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट्स मिलकर के एकल यानी सिंगल उत्पाद बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। क्लियर? उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम क्या करते हैं कि एक लोहे का, थोड़ा सा लोहे का बुरादा लेते हैं और एक उद्दहन चम्मच लेते हैं। उद्दहन चम्मच का मतलब होता है जो चम्मच ही माने, एक प्रकार की चम्मच होती है जिसको कि हम किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ को जलाने में काम में लेते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले। तो एक चम्मच के अंदर हम लोहे का बुरादा लेते हैं और उसको बहुत तेज गर्म कर लेते हैं, पहले तो बिल्कुल लाल अंगारे देने लग जाए इतना गर्म कर लेते हैं, और उसको गर्म करने के बाद में हम ऑक्सीजन से भरे हुए एक जार में ले जाते हैं। कोई भी एक जार लिया ऑक्सीजन का भरा हुआ, मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, तो उद्दहन चम्मच में वो लेकर के और इसमें ले जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जब हम लोहे के तेज गर्म बुरादे को ऑक्सीजन से भरे जार के अंदर ले जाते हैं, बर्तन में ले जाते हैं, तो वो लोहे का जो बुरादा होता है वो फुलझड़ी की तरह चिंगारियां छोड़ता हुआ जलता है और जलने के बाद में एक नया पदार्थ बना लेता है, काले रंग का लोहे का ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन से क्रिया करके। इसको हम कहते हैं लोहे का ऑक्साइड कह सकते हैं, आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं, या फेरस ऑक्साइड कह सकते हैं। फेरस ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड हो गई। ठीक है,
तो जब हम लोहे के तेज गर्म बुरादे को ऑक्सीजन से भरे जार में ले जाते हैं तो वह फुलझड़ी की तरह चिंगारी छोड़ता हुआ जलता है और एक नया पदार्थ बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा? आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, या जिसको हम लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये जलता, किस तरह से। जब लोहे के हम बुरादे को, तेज गर्म बुरादे को हम ऑक्सीजन से भरे जार में ले जाते हैं तो वो फुलझड़ी की तरह जलता है। कैसे जलता है, इसका एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। ये देखिए, इस चित्र के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि एक बर्नर है जिसमें से आग निकल रही है। इधर जो एक कांच का जार रखा हुआ है और इस ढका हुआ जार है, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। अब हम क्या करेंगे, एक उद्दहन चम्मच लेंगे और उद्दहन चम्मच के अंदर थोड़ा सा लोहे का बुरादा लेकर के आएंगे और उसको पहले इससे जलाएंगे बर्नर से, और जलते हुए जो लोहे का वो है बुरादा, गर्म जो लोहे का बुरादा है, उसको ऑक्सीजन के इस जार के अंदर डालेंगे। हम क्या देखेंगे उसके अंदर? हम देखेंगे कि फुलझड़ी की तरह वो चमक रहा है, जल रहा है, चिंगारियां छोड़ता हुआ। और एक नीचे पेंदे के अंदर काले रंग का कुछ पदार्थ वहां पे जमा हो रहा है, और वो जो पदार्थ होता है वो होता है लोहे का ऑक्साइड, या जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, FeO। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमने उद्दहन चम्मच में लोहे का वो ले लिया, देखिए इसमें डाल दिया हमने, और ये फुलझड़ी की तरह चिंगारियां उठ रही हैं इसके अंदर। देखिए, फुलझड़ी की तरह चिंगारियां छोड़ता हुआ ये जल रहा है। और ये देखिए नीचे पेंदे में काले रंग का पदार्थ बन गया है जो कि है फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो देखा आपने कि कैसे ऑक्सीजन से भरे हुए जार में जब हमने लोहे का सुर्ख गर्म बुरादे को ले गए तो फुलझड़ी की तरह चिंगारियां पैदा हुई और एक पदार्थ बना लोहे का ऑक्साइड, जिसको हम आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमने देखी, इसको हम समीकरण के रूप में किस तरह से लिखेंगे? देखिए, हमने क्या किया था, लोहा यानी फेरस, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन के जार में ले गए हैं, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइए O2। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, चिंगारियों से चिंगारी उठती हैं फुलझड़ी की तरह और क्या बन जाता है, फेरस ऑक्साइड, FeO। अब ये समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम लिख देते हैं Fe3O4। ये समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब बड़ी कक्षाओं की बात है। आप तो सिर्फ इतना सा याद रखें कि जब हम लोहे को यानी फेरस को और ऑक्सीजन की, O2 यानी ऑक्सीजन, फेरस और ऑक्सीजन की, लोहे की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कैसे कराई? कुछ नहीं, लोहे का जो चूर्ण था उसको हमने गर्म किया और गर्म करके उसको ऑक्सीजन के जार में डाल दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फूलझड़ी की तरह चिंगारियां उठी और उठने के बाद में एक पदार्थ बना जिसका नाम है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को हम आयरन ऑक्साइड भी लिखते हैं, या हम लोहे का ऑक्साइड भी कह देते हैं, लोहे का ऑक्साइड। तीनों ही नाम हम लोग बोलते हैं, तीनों याद होने चाहिए आपको, अलग अलग नहीं है, एक ही नाम, एक ही चीज के तीन नाम है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये तो बात हो गई है। अब पाठ के बाद में संयोजन अभिक्रिया तो हमने देख ली, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन देख ली। अब ये जो लेफ्ट चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के बाद में जो अभ्यास प्रश्न आप करेंगे उस समय आप एक अभ्यास प्रश्न में देखेंगे कि अमोनिया व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमोनियम क्लोराइड बनने की एक रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रश्न दिया गया है, समीकरण दिया गया है और पूछा गया है कि वो जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए, मैं वो लिख देता हूं यहां पर एक बार, वो है NH3 और ब्रैकेट में G लिखा हुआ, यानी
ये जो NH3 है, NH3 क्या होता है? अमोनिया। ये है अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला है ये NH3, और ये बीच में ब्रैकेट में G इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो अमोनिया है ये गैस पोजीशन में, गैस स्टेट में, गैसीय अवस्था में, ठीक है। प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और फिर रिएक्शन जब ये करते हैं तो क्या बनता है? NH4Cl, और ये कैसा बनता है? सॉलिड, यानी ठोस। ठोस को हम स्मॉल s से ब्रैकेट में बंद करके दिखाते हैं। ये समीकरणों को प्रदर्शन करते समय बताया था ना हमने कि गैस के लिए स्मॉल g लिखते हैं, ठोस के लिए स्मॉल s लिखते हैं, और मान लीजिए लिक्विड हो तो स्मॉल l लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, और अगर जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो AQ, A और Q ये लिखते हैं। ये तो आपको याद होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो समीकरण दिया गया है, ये पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। अब इसमें साफ दिख रहा है कि इधर वाला जो हिस्सा है ये तो है अभिकारक वाला, रिएक्टेंट्स वाला, और इधर क्या है? उत्पाद या प्रोडक्ट। इधर अभिकारकों की जो संख्या है वो 2 है, तो 2 अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर 2 अभिकारक मिलकर के एकल यानी सिंगल उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो अब बाद में जब सवाल आएगा पहचान जाएंगे ना आप, ठीक है। इसका मतलब ये जो उदाहरण का दिया हुआ है वो कौन सा उदाहरण दिया हुआ है? संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 अभिकारक मिलकर के, 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के एकल यानी सिंगल उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया की, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटनीय या डीकंपोजिशन जो रिएक्शन होती है, ये जो संयोजन अभिक्रिया है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, जो हमारी एडिशन रिएक्शन थी, जो जस्ट अभी अभी हमने आपको बताई थी इससे पहले, उसकी जस्ट अपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि 2 अभिकारक मिलकर के, 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के और सिंगल उत्पाद बनाते थे, सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। इसके अंदर एक अभिकारक टूट करके और 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है। अब टूटता क्यों है? टूटता है ऊष्मा के कारण, या प्रकाश के कारण, या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के कारण। 3 कारणों से वो टूटता है, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक यानी सिंगल रिएक्टेंट ऊष्मा, हीट यानी प्रकाश, लाइट, या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के कारण विघटित होकर, टूटकर या वियोजित होकर के, वियोजन का मतलब होता है अलग होकर के, 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, 2 या अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम कहते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आई बात? वियोजन जो अभिक्रिया है, अपघटनीय जो अभिक्रिया है, जो डीकंपोजिशन जो रिएक्शन है, ये जो संयोजन अभिक्रिया है, एडिशन जो रिएक्शन है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसकी उल्टी है। संयोजन अभिक्रिया में
दो अभिकारक मिलकर के सिंगल यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक जो अभिकारक है, सिंगल जो अभिकारक है, वो टूटता है और टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। और टूटने का कारण क्या होता है? ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत, तीन कारणों से वो टूटता है। ठीक है, तो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया की परिभाषा कैसे हम कहेंगे? हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, सिंगल रिएक्टेंट, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के कारण विघटित होकर या टूटकर या वियोजित होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, दो या अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। अंग्रेजी में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं परख नली, टेस्ट ट्यूब, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। एक तो हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब, परख नली। ठीक है, और उस परख नली के लिए अंदर हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का पदार्थ, जिसको हम सामान्य भाषा में बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं या चूने का पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, एक परख नली लेते हैं, उसके अंदर चूने का पाउडर लेते हैं, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। विज्ञान की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट को हम इस तरह से दिखाते हैं, C बड़ा A छोटा, फिर CO3। ठीक है, CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं एक परख नली के अंदर, या ठीक है, उसके बाद में हम उसको गर्म करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। और गर्म करने पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये सिंगल उत्पाद था कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही है ना। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। कौन कौन से दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं? एक तो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कहां पे प्राप्त होगी? इस वाली परख नली के अंदर, यहां पर प्राप्त होगी हमें। यहां पे गर्म करने से जो गैस निकलेगी वो इस परख नली में यहां आ जाएगी। ठीक है, एक तो प्राप्त होगी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा क्या प्राप्त होगा? जलने के बाद में जो ये यहां पे बचा हुआ पदार्थ रह जाएगा, उसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। बिना बुझा नहीं, बुझा हुआ चूना। इसमें गैस निकल गई ना, इसलिए उसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और बुझे हुए चूने को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो दो चीजें मिली, कैल्शियम ऑक्साइड और इधर मिली CO2। ठीक है, अब इसी चीज को हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं। देखिए यहां लिख के दिखा रहे हैं हम, CaCO3, और फिर ये तो है हमारा अभिकारक, CaCO3 ये तो है हमारा अभिकारक। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट या बिना बुझा चूना या चूने का पाउडर। ठीक है, कुछ भी कह दें, कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, बिना बुझा चूना भी कह सकते हैं, या चूने का पाउडर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम फिर अपने बीच में एरो लगा दिया। ये तो हमारा था अभिकारक, इसको हमने गर्म किया। हमने बताया था आपको कि जब भी समीकरण में हम प्रदर्शन करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, तो जो एरो होता है उसके ऊपर परिस्थितियां बताते हैं, यानी टेम्परेचर बताते हैं। तो यहां लिख दिया हमने गर्म करने पर। ठीक है, तो एक तरफ तो लिख दिया अभिकारक CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट या बिना बुझा हुआ चूना या चूने का पाउडर। ठीक है, और जब इसको हमने गर्म किया तो क्या क्या चीजें बनी? एक तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला होता है CO2। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बनी? क्या बची? कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्लियर। तो एक अभिकारक था कैल्शियम कार्बोनेट और उससे हमारे को दो उत्पाद, दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना। इसलिए ये जो जिस भी हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन या अपघटनीय या डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हमने बताई, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने की और कैल्शियम ऑक्साइड के बनने की, इस अभिक्रिया के और अच्छी तरह समझने के लिए इसका हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और इस अभिक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक टेस्ट ट्यूब, एक परख नली है और इस परख नली के अंदर हमने थोड़ा सा चूने का पाउडर या कैल्शियम कार्बोनेट या बिना बुझा चूना वो हमने इसमें डाल रखा है, सफ़ेद रंग का है ये। ठीक है, और यहाँ पर इस परख नली के दूसरे छोर पर हमने एक कार्क लगा दिया है ताकि जो भी गैस बने वो पूरे वातावरण में ना फैले, और कार्क के अंदर एक पतली कांच की एक नली वो फिक्स कर दी है ताकि जो भी गैस निकले वो कांच की नली के माध्यम से इस परख नली में, जो दूसरी परख नली है, इसके अंदर आ जाए। और ये जो दूसरी परख नली है, इसके अंदर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, एक लिक्विड भरा हुआ है, कुछ द्रव पदार्थ भरा हुआ है। ये जो द्रव भरा हुआ है ये है चूने का पानी, ये है चूने का पानी। ठीक है, अभी क्यों भरा है हमने ये इसलिए भरा है ताकि जब हम इसको गर्म करें और जो भी गैस बने उसकी हम पहचान कर सकें। तो चूने के पानी से कौन सी गैस की पहचान की जाती है? हम आपको बता दें, चूने के पानी के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? अगर चूने का पानी, गैस मिलने से चूने का पानी अगर दूधिया हो जाए, मिल्की हो जाए, तो हम समझ जाते हैं कि जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हम अब जो वीडियो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हमें दिखाई देगा कि हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में जो गैस बनती है वो इस नली के माध्यम से इस चूने के पानी में प्रवाहित होती है और चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे इस प्रयोग में एक खास बात हमें और ध्यान रखनी पड़ती है कि जैसे ही पानी थोड़ा दूधिया हो जाए और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? इसको गर्म करना बंद कर देना चाहिए और ये जो दूसरी परख नली है इसको भी हटा लेना चाहिए सेफ्टी के लिहाज से। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो होता क्या है कि थोड़ी देर बाद में ये जो पानी है, जो दूधिया पानी बना है, ये पानी वापस से इसमें चढ़ करके और इधर जो गर्म जो टेस्ट ट्यूब होती है, परख नली होती है, गर्म जो हिस्सा होता है उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है और बम की तरह एक बार तो ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। तो देखते हैं किस तरह से ये है। देखिए देखिए हमारे सामने आ रहा है, हम इसको गर्म कर रहे हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर एक गैस इसमें पैदा हुई है, देखिए। और ये देखिए, ये जो परख नली थी, इस परख नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी था वो दूधिया हो गया है। और देखिए, अब ये देखिए, हमने मान लीजिए निकाला नहीं है, तो देखिए ये पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है और जाते ही ये देखिए ठंडा हो गया। और ये इस वीडियो में हमने देखा कि चूने के पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर चूने के पाउडर में से एक गैस निकलती है जो दूसरी जो परख नली होती है, जिसमें जो कि दूसरी परख नली में जो चूने का पानी मौजूद है, लाइम वाटर जो मौजूद है, चूने के पानी को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइम वाटर। तो जो लाइम वाटर मौजूद है इस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, दूधिया कर देती है। तो परख नली में मौजूद चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर का दूधिया होना इस बात का सबूत माना जाता है कि चूने के पाउडर को गर्म करने पर जो गैस निकलती है वो कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2।
ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा। सवाल क्या उठ रहा होगा? सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का जो पानी है उसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का जो पानी है उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? ये एक लाजमी प्रश्न है। क्यों हो जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, चूने के पानी या लाइम वाटर, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Ca, फिर ब्रैकेट के अंदर OH और ब्रैकेट बंद और बाद में 2, CaOH2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। ठीक है, चूने के पानी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम। केमिस्ट्री में, विज्ञान की भाषा में इसको हम बोलते हैं, चूने के पानी को, लाइम वाटर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फार्मूला होता है CaOH2। ठीक है, क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका फार्मूला क्या होता है? CO2। बार बार बता चुके हैं हम आपको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला क्या होता है? CO2। ये कार्बन, ये डाई और ये ऑक्साइड। डाई का मतलब होता है 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या हुआ? CO2। ठीक है, अब जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 या चूने के पानी की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? देखिए क्या होता है, यहां अलग से लिख के बता देता हूं मैं आपको। देखिए क्या होता है, ये लिख दिया हमने CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी या लाइम वाटर। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 से। तो इस अभिक्रिया से परिणाम स्वरूप क्या होता है? देखिए, ये जो कैल्शियम है ये CO2 इसके साथ में अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? ये इसके साथ में अभिक्रिया करके, दोनों अभिक्रिया करते हैं, ये इसके साथ में जुड़ करके क्या बनाता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और क्या बनाता है? अब बच गया ये OH वाला हिस्सा। तो OH वाला जो हिस्सा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं ये आपस में जुड़ करके ये क्या बना लेते हैं? पानी बना लेते हैं, H2O। ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी यानी लाइम वाटर, उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मौजूद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में अभिक्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और पानी बना लेता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट पानी में अघुलनशील होता है, अविलेय होता है, नॉन सॉल्यूबल होता है, पानी में घुलता ही नहीं है। और पानी में नहीं घुलने के कारण ही जब चूने के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि पानी में घुलता तो है नहीं, अविलेय होता है, और इसी कारण से
जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछे कि जब हम चूने के पानी में, लाइम वाटर में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 प्रवाहित करते हैं, तो वो उसका पानी, वो जो चूने का पानी है वो दूधिया क्यों हो जाता है? वो हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, जो कि पानी में अविलेय होता है। इसको हम लिख सकते हैं अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्लियर? तो अब ये याद रहेगा ना आपके लेसन में, भले ही हो सकता है इसमें पूरी बातें ना हो, लेकिन आपको याद रखनी है क्योंकि आगे सब चीज़ें आएंगी आपके। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना है। बाद में क्वेश्चन भी आएगा लेसन के बाद में कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का पानी या लाइम वाटर जो होता है दूधिया क्यों हो जाता है, तो इस क्यों का जवाब है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।